गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम रिवीजन कर रहे हैं पाठ गलता लोहा। ये आरोह गद्य खंड है जिसमें शेखर जोशी जी की ये कहानी है। और इस कहानी में गांव अंचल में, पहाड़ी ये जो इलाका है वहाँ गांव अंचल में शिक्षा व्यवस्था और अन्य सामाजिक बिंदुओं पर टिप्पणी है। शेखर जोशी जी का जन्म 1932 अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ। कोसा का घटवार, साथ के लोग, दाज्यू, हलवाड़ा, नौरंगी बीमार है, ये इनकी कहानी संग्रह है। एक पेड़ की याद, ये शब्द चित्र संग्रह है। शब्द चित्र संग्रह माने एक प्रकार की ऐसी रचना जिसमें अलग अलग प्रकार के शब्दों का प्रयोग करके, माने हम देख सुन नहीं रहे हैं, ये रचना ही पढ़ रहे हैं, किंतु जिस चीज को बताया गया है उसको ऐसी भाषा शब्दों का प्रयोग है, भाषा शैली का, कि सब कुछ स्पष्ट है। इन्हें पहल सम्मान प्राप्त हुआ था। साहित्यिक विशेषताएं, पहला, एक साथ कई युवा कहानीकारों ने अब तक जो यह छठा दशक माने छठवां दशक सबसे ऊपर जो लाइन में दिया है उसके अंतर्गत जो चली, उसके अंतर्गत ये कहानियां आती हैं। तब इन्होंने भी लिखना शुरू किया और देखते ही देखते कहानी की विधा साहित्य जगत के केंद्र में आ खड़ी हुई। पूरे उठान को नाम दिया गया नई कहानी आंदोलन का। क्या किसे कहा गया? ये आपके जनरल नॉलेज के लिए है। नई कहानी आंदोलन किसे कहा गया? इस आंदोलन के अंतर्गत, माने नई कहानी आंदोलन के अंतर्गत कई अनेक लेखक बहुत सी कहानियां लिखे जिसमें शेखर जोशी जी का स्थान अन्यतम है। माने शेखर जोशी जी का स्थान सर्वोच्च है। उनकी कहानियां सुविधाहीन, माने जिसको सुविधाएं नहीं मिल पाती, ऐसे तबके माने इलाकों की कहानियों में जगह पाता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा जो प्रसिद्ध है ऐसे जगह की तो बात होती ही है जहाँ लोग नहीं पहुँच पाते, ऐसी जगहों को उन्होंने उभारा है। पहला। दूसरा है समाज का मेहनत कश, माने नीचे का वर्ग जो बहुत ज़्यादा समाज में मेहनत करता है और सुविधाहीन रहता है, उन लोगों के बारे में उन्होंने लिखा है। भाषा शैली में सामाजिक यथार्थ के बारीक नुक्तों को पकड़ते हैं। उनकी रचना से गुजरते हुए समकालीन जनजीवन की बहुविध को महसूस किया जा सकता है, माने इनको पढ़कर। जैसे हम अभी जो पाठ पढ़ेंगे, पहाड़ी इलाके में हमारे यहाँ सारी सुविधाएं हैं, पास पास में स्कूल हैं, जिनके यहाँ नहीं था उनके यहाँ क्या स्थिति होती थी और कैसी सामाजिक दशा थी। तीसरा है शेखर जी की कहानियां विभिन्न भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अन्य, माने विदेशों में भी, अंग्रेजी, पोलिश, फिल्म सोसाइटी में इनकी फिल्म का भी निर्माण हुआ है। अंग्रेजी, पोलिश और रूसी भाषाओं में अनुदित हो चुका है, माने इनका अनुवाद भी किया गया और इन पर फिल्म भी बनाई गई है। अब है पाठ का केंद्रीय भाव। गलता लोहा शेखर जोशी जी की कहानी कला का एक प्रतिनिधि नमूना है और समाज के जातिगत विभाजन, जो आज हम जिस आधुनिक समाज में रहते हैं, वर्ग भेद यहाँ पर नहीं है। तो सबसे पहले वास्तव में ये वर्ण व्यवस्था, जाति भेद हम सामाजिक लोगों के ही द्वारा बनाया गया था, किंतु ये एक व्यवस्था के लिए बनाया गया था। आगे चलकर यही एक सामाजिक विडंबना हो गई। तो इन विभाजनों पर कई कोणों से टिप्पणी की गई है। शेखर जोशी जी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा, बड़बोलापन भी कम है, माने जो वास्तविक चीजें हैं उसको ही वे बताती हैं। अर्थ गांभीर्य उतना ही अधिक। लेखक की एक मेधावी, कौन था? मोहन, जो मेधावी छात्र था, मेधावी किंतु निर्धन युवक मोहन की परिस्थितियों के चलते सामाजिक जो उसकी स्थिति थी वो किस मनोदशा तक पहुंच जाता है, उसके लिए जातीय अभिमान बेमानी हो जाता है। माने मैं ब्राह्मण हूँ, ये लोहार है, इन सब को छोड़कर वह उस काम में लग जाता है। विधि निषेधों, माने
पहले जो गांव में उसको ब्राह्मण उच्च वर्ग का समझकर लोग रहते थे, तो उसने यह दिखाया कि जाति भेद मायने नहीं रखता, कार्य कुशलता मायने रखती है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि काम चाहे जो भी हो, लोहार का काम था किंतु उसको भी उसने शहर से जब वापस आया तो बहुत अच्छे तरीके से करके दिखाया। पाठ में कुछ मुख्य बातें हैं, जैसे पहले पैराग्राफ में है, मोहन के पैर अनायासी शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए। उनके मन के किसी कोने में शायद धनराम लोहे के आफर की तरह की वह अनुगूंज शेष थी, जिसे वह पिछले 3 दिनों से दुकान की ओर जाते हुए दूर से सुनता रहा। ये लेखक की लेखन शैली है। पहले वह पढ़ा लिखा, फिर शहर गया, शहर से जब वापस आया तब की यह बात है। अनायासी माने ऐसे ही, मन तो नहीं था, मन माने कुछ विशेष आयोजन नहीं था कि वहां जाना ही है, स्वयं ही वह किधर चल पड़ा। धनराम लोहार माने जो उसका मित्र था, उसके लोहे की जो थप थप की गूंज, वो ठोकर जो आवाज करता है, लोहे का कोई भी सामान बनाने के लिए उस पर जो वार करते हैं, तो उसकी जो अनुगूंज है माने उसकी जो गूंज आ रही थी, 3-4 दिनों से दुकान की ओर जाते हुए, माने जाता जरूर था किंतु सुनकर रह जाता था। तो लाल गर्म लोहे पर पड़ती हथौड़े की धप धप आवाज ठंडे लोहे पर लगती थी, तो उसका ठनकता स्वर निशाना साधने से पहले खाली निहाई पर, जो बड़ा सा लोहे का चकता बनाया गया रहता है, उसको कहा गया है निहाई। पहले निशाना सही जगह बैठे, माने जहां वार करना है तो उसके लिए 1-2 बार ठक ठक ऐसे ही मारते हैं खाली अभ्यास के लिए, तो उसकी आवाज सुनकर वह चला गया। अब यह है कि काम क्या था। लंबे बेट वाले हंसुए को लेकर, हंसिये से जो घास काटने के लिए काम करते थे, तो उसको पकड़ने का हत्था, उसको कहते हैं बेट, वह निकल गया था, तो उसको लगवाने के उद्देश्य से, माने अब जब वहां जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि जाति भेद के अंतर्गत वो लोहार था, तो लोहार के यहाँ जाने के लिए कुछ काम चाहिए, और कांटेदार झाड़ियों को काट छाट कर साफ करना था उसको सामने का, तो उसके लिए वह कहाँ गया, हंसिये में बेट लगवाने के लिए। और अब बता रहे हैं उसकी पारिवारिक स्थिति। क्या पारिवारिक स्थिति की पुरोहिताई के बूते पर अब कुछ नहीं कर सकते। उसके पिता माने मोहन के पिता जो थे वे पंडित थे, और पंडिताई करके जितनी आमदनी होती थी उसी से वे गुजारा करते थे। तो हर माता पिता की यह उम्मीद होती है कि बड़ा होकर उसका बेटा उसका सहारा बने। तो ऐसे ही पंडित जी को यह लगा, पंडित वंशीधर जी को, कि अब उनका बेटा कौन, मोहन, बड़ा हो चुका है और इसलिए वह उसका सहारा बनेगा। मोहन उसका आशय न समझता हो ऐसी बात नहीं है। मोहन को भी समझ आ रहा था कि पहली से दूसरी पढ़े, मिडिल से हाई स्कूल पढ़े और पढ़ लिख कर अब जब बारी आई काम करने की, संभालने की, तो पिताजी बार बार उसे ताना का तात्पर्य है कि वे उसे समझाना चाह रहे हैं कि कुछ आमदनी रहती, माने कुछ काम कर लेता तो उसको सहारा होता। वह भी समझता था। और पिताजी जो थे क्या काम करते थे, पंडिताई। तो सबसे पहले आसरा तो उनको यह था कि कम से कम कुछ नहीं कर रहा है तो मेरे साथ चले तो मेरा कुछ काम हो। अब इतना पढ़ा लिखा लड़का जो बाहर से पढ़कर आया है, उसको अभ्यास भी नहीं था पंडिताई का, चूंकि बचपन से वो पढ़ाई लिखाई में लगा था। तो पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला कि मैं काम काज कर सकता हूँ, जिस प्रकार का उसी प्रकार का काम कर लूंगा। और धनराम के यहाँ जब वह पहुंचा, इसलिए जा रहा था हंसिये में बेट लगवाने के लिए, तो धौंकनी फूंकता हुआ दाएं से बाएं भट्ठी गर्म होते हुए लोहे में उलट पलट करते हुए मोहन भट्ठी से दूर जाकर खड़ा हो गया। एक कनिस्तर टीन, खाली जो टीन था उसको बैठने के लिए रखा गया था, उस पर बैठ गया और पारखी निगाहों से धनराम की कारीगरी को देख रहा था कि वो किस प्रकार से अपना काम कर रहा है। और अब जब 2 मित्र इतने दिनों बाद मिले और स्कूल की बातें याद कर रहे हैं, कह रहे हैं मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे, माने मैं इतने दिन बाद आया हूँ
तो मास्टर त्रिलोक सिंह है कि नहीं।